हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड अकेडमी। सबसे पहले तो नवरात्रा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल दशहरा है और दशहरा हमेशा एक प्रतीक है बुराई पे अच्छाई की जीत का। तो आशा करता हूं कि सब लोग दशहरा को अच्छे से मनाएंगे और उसके छुपे हुए मैसेज को अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हम लोग कर रहे थे बेसिकली बीपीएससी 67 के पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस। तो आगे बढ़ते इकोनॉमिक्स का सेक्शन चल रहा था। बाकी 17th क्वेश्चन से हम देखते हैं आज के डेट पे। पूरा इकोनॉमिक्स आज इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं। बाकी उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि आगे क्या करना है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन ये था कि चूज़ द ऑप्शन विच इज़ नॉट, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सात निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार, राइट। अब आपको पता है सात निश्चय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो है बिहार के, उन्होंने सात निश्चय प्रोग्राम चला रखा है। इसका पार्ट 2 स्कीम था। अब इसमें टोटल उन्होंने 7 निश्चय दिए थे। आपसे पूछा गया है कि 7 निश्चय में कौन सा एक जो है वो निश्चय नहीं है। देखिए, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड ये एक निश्चय में है। दूसरा, युवा शक्ति प्रोग्रेस ऑफ बिहार ये भी एक निश्चय है। स्ट्रॉन्ग वुमेन केपेबल वुमेन ये भी एक निश्चय है। नौ, अब आते एयरवेज टू एवरीवन, ये एक निश्चय नहीं है 7 निश्चय में से। हाँ, इजी कनेक्टिविटी की बात ज़रूर कर रही है। इजी कनेक्टिविटी 7 निश्चय में इजी कनेक्टिविटी है। अब इजी कनेक्टिविटी का मतलब एयरवेज टू एवरीवन नहीं होता है। और अगर किसी के पास अगर ये पूरा 7 निश्चय याद नहीं होता फिर भी ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था, क्योंकि एयरवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है शेड्यूल 7 के अंदर। तो स्टेट के पास ये पावर नहीं होता है कि वो एयरवेज की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ओके। लेकिन बीपीएससी का जो आंसर की है उसमें गलत दिया हुआ है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। बीपीएससी का आंसर की में आई थिंक एयरवेज को उन्होंने 7 निश्चय में इंक्लूड किया है, जो गलत है। क्लियर, ठीक है। अब 7 निश्चय में तो 4 निश्चय तो मैंने यहीं पे हो गए। 5वां निश्चय क्या है? क्लीन विलेज, करेक्ट। क्लीन विलेज, प्रोस्पेरस विलेज, क्लीन सिटी, डेवलप्ड सिटी एंड एडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, ये टोटल 7 निश्चय है। और जो भी आप बिहार के एग्जाम देते हैं, चाहे वो दरोगा का हो या बीपीएससी का, एटलीस्ट ये 7 निश्चय आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में आपको पर कैपिटा इनकम बतानी है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ है? नवादा में, फिर किशनगंज में है, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा सुपौल, देन उसके बाद मधुबनी जो ऑप्शन में नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ईस्ट चंपारण, करेक्ट। उसके बाद अररिया है, और ईस्ट चंपारण और अररिया के बीच में एक शहर और है, दैट इज़ सीतामढ़ी, ठीक है, अररिया एंड शिवर। तो इकोनॉमिक सर्वे में टोटल इतनी सिटीज़ के बारे में बात की गई है, इतना डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया गया जिसकी पर कैपिटा इनकम मेंशन किया। सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम नवादा में नहीं है, सॉरी नवादा में है, और शिवहर में सबसे कम पर कैपिटा इनकम है। तो इसका आंसर जो है, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन द 68th राउंड ऑफ NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो हुआ था बेसिकली 68th राउंड, ये कब हुआ था? 2011 एंड 2012 के बीच में। अब एग्जैक्टली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। रीज़न बीइंग, इतना पुराना डेटा 68 राउंड ऑफ NSSO रिसेंटली कहीं न्यूज़ में भी मेंशन नहीं था। एक रैंडम पिक है, क्वेश्चन ले लिया गया था आयोग के द्वारा और ये पूछा गया। तो ज़्यादातर चांसेस है कि एक तो डेटा वाइज क्वेश्चन है और इसको याद रख पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, या माइंड में क्लिक करना कि इतना पुराना डेटा इस बार पूछा गया, वो भी पॉवर्टी एस्टिमेट। मगर इसकी मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल किसी भी स्टैंडर्ड यूपीएससी के बुक को पढ़ा होगा, मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ, अगर रमेश सिंह भी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये डेटा एग्जैक्टली इस तरीके से मेंशन किया हुआ है जहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेट की बात करी जाती है। NSSO के डेटा के बाद ही जो तेंदुलकर कमेटी है, उन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से एक पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाएगा उसका मापदंड दिया है। तो वो वहाँ पे उस सेक्शन में आपको ये एग्जैक्टली दिख जाएगा रमेश। अदरवाइज़ आपको एग्जैक्टली इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा करके आपको PDF में इसका डेटा देखना पड़ेगा। वैसे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वो आपको क्लिक मिल जाएगा। लेकिन अगर यूज रैंडमली अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पे जनरली इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को ऐसा मिलने की संभावना है। खैर, फिर भी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, द 20.1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। यस, ये स्टेटमेंट सही है। एग्जैक्टली जो है 21.9, 68th राउंड के हिसाब से 21.9% पॉपुलेशन भारत देश की पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि दो डेटा एक जैसे नहीं हो सकते, सेम बात कह रहा है। नाउ थर्ड,
द पॉवर्टी लाइन डिफाइंड एट, अब बोल रहा है कि आंसर क्या है इसका, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो ये सही है और ये गलत है। इसका मतलब है कि आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन हम बाकी भी स्टेटमेंट देख लेंगे, हो सकता है कि 2 से ज़्यादा गलत हो जाए। द पॉवर्टी लाइन डिफाइंड एट 27.20 पर कैपिटा पर डे फॉर रूरल एरियाज, यस ये भी सही है। आप इसका देखेंगे डेटा तो ये 814 रुपये के हिसाब से बता रहा है और इसको अगर 30 डेज से डिवाइड करेंगे तो आपको ये आएगा। और अर्बन एरिया के लिए इन्होंने बताया 1000 रुपीज़, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा पर डे जो आ जाएगा अर्बन एरियाज़ के लिए वो 33 होगा, करेक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने स्लाइड दे दिया है तो आप वहाँ पे एक्जैक्टली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्सली डिफाइन द माइक्रो इंटरप्राइज इन इंडिया। ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइज की बात हो रही है, लघु उद्योग। अब लघु उद्योग, मझोले उद्योग और छोटे उद्योग जो भी होते हैं यहाँ पे, आप उसमें देख लीजिए क्राइटेरिया क्या है। इसमें पूछ रहा है कि डिफाइंस करता है, ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइज इन इंडिया। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1.5 करोड़, तो ये गलत है। ठीक है, एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए, नहीं, मोर देन नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, अब 2 ही तरीके से होता है, या तो टर्नओवर के बेसिस पे होगा, ठीक है, या फिर प्लांट में आपने मशीनरीज और इक्विपमेंट में कितना पैसा एक कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा, ये 2 क्राइटेरिया है जिसके आधार पे आप किसी को क्लासीफाई कर सकते हो कि माइक्रो इंटरप्राइज है, मीडियम है या स्मॉल इंटरप्राइज है। क्लियर। सो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, करेक्ट। 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है किसी बिजनेस में तो वो माइक्रो, एकदम लघु उद्योग कहे जाएंगे, छोटे। ठीक है, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 15 करोड़, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो यहाँ तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो होगा सी। ठीक है, क्लियर। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, ये इसको डिफाइन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष जुलाई 2015 में स्टार्ट हुई थी और इस पर्टिकुलर योजना की जो स्लोगन थी वो थी हर खेत को पानी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, लेकिन मेन जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ आपको एक चीज़ इस पर और स्लोगन याद रखना है, दैट इज़ मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये भी इसी स्कीम के अंदर है, मतलब कि कम पानी में हमें ज़्यादा क्रॉप को उगाना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन्हांसमेंट ऑफ रिचार्जिंग ऑफ एक्वाफायर, यस ये सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यस ये भी सही है। और इससे भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल संचय और जल सिंचन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात को इन्होंने कहा है जल संचय, ये पर्टिकुलर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल संचय और जल सिंचन। तो ये आपको याद रखना है कि जल संचय और जल सिंचन क्या था और किस पर्टिकुलर योजना से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिपेयर एंड रिनोवेट ऑफ वाटर बॉडीज़, ये भी सही है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए सीधे सीधे तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ग्राउंड वाटर के यूज़ पे प्रतिबंध की बात करी जा रही है। तो इसका मतलब है कि वेल बनेगा तो वो ग्राउंड वाटर को ही यूज़ किया जाएगा कृषि के लिए। जो ये पर्टिकुलरली ये योजना ग्राउंड वाटर के किसी भी तरीके यूज़ को डिस्करेज करने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि हमें इवन ग्राउंड वाटर को और बढ़ाना है, ना कि घटाना है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भंडारी कमीशन इज रिलेटेड टू, देखिए इसका आंसर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी, रीजनल रूरल बैंक रिस्ट्रक्चरिंग। तो थोड़ा सा आरआरबी के बारे में जान लेते हैं और इस कमेटी के बारे में भी। देखिए आरआरबी से जुड़े हुए बहुत सारे कमीशन हैं जो मे भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कभी या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो ये गाँव के स्तर में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इसका गठन हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था? नरसिम्हन कमेटी 1975 में जो गठित हुई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आरआरबी टाइप की चीज़ होनी चाहिए जिससे रूरल या ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की फैसिलिटीज़ और पेनिट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, तो इनकी कमेटी के बाद 2 अक्टूबर 1975 को करेक्ट पहला आरआरबी इस्टेब्लिश किया गया गांधी जी की जयंती पे, और वो नाम क्या था? प्रथम बैंक। ठीक है, प्रथम बैंक पहली आरआरबी थी जो खुली। उसके बाद आरआरबी एक्ट लागू किया गया 1976 में। ये एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, बाद में एक्ट बनाया गया आरआरबी एक्ट 1976।
ठीक है। अब जब आरआरबी इस्टेब्लिश्ड हुई थी तो आपको ये याद रखना है 15, 50 और 35 ये बेसिकली एक रेशियो है, ठीक है। मतलब एक बैंक के अंदर किसकी शेयर होल्डिंग कितनी होगी। देखिए 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है और 35% जो है वो स्पॉन्सर बैंक का है। कि कोई एक बैंक होगा तभी तो बैंकिंग फैसिलिटी होगी, तो एक स्पॉन्सर बैंक होगा जो आरआरबी को प्रमोट कर रहा होगा। तो ये जो बैंक बनी थी प्रथम, ये भी आप याद रखिएगा, कभी बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सिंडिकेट बैंक जो थी, ठीक है, इवन है आज भी, सॉरी मर्ज हो गई है, अलग बात है। तो प्रथम बैंक की जो स्पॉन्सर बैंक थी वो कौन बैंक थी, सिंडिकेट बैंक थी। क्लियर। अब आरआरबी से बहुत सारी कमेटी इन्वॉल्व है, कौन कौन सी देखिए। सबसे पहली जो कमेटी बनी थी वो थी एमएल दंतेवाला कमेटी, ठीक है। ये कब आई थी, 1977, जस्ट कुछ ही समय के बाद। उसके बाद थी खुसरो कमेटी, खुसरो कमेटी ये कब बनी थी, ये बनी थी 1984 में, सॉरी 1989 के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट कमेटी जो थी वो थी भंडारी कमेटी, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो 1994 में बनी थी। और अगर मैं रिसेंटली की बात करूं तो केसी चक्रवर्ती कमेटी भी बनी है, वो कब बनी है, 2011 में। क्लियर है। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आरआरबी पूछा जाता तो आप बता देते, लेकिन जब कमेटी पूछी गई है तो इतना क्लिक नहीं करेगा कि कौन सी कमेटी थी। इसलिए अगर मैं कहूँ, इवन मैंने लास्ट क्वेश्चन के बारे में भी बात किया था, इससे पहले क्वेश्चन के बारे में भी बात किया था, मैं आपको बताया था कि अगर आप एक अच्छी बुक को रेफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी लेवल की बुक को फॉलो कर रहे हैं, रमेश सिंह को फॉलो कर रहे हैं, या फिर किसी अच्छे सोर्स से करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। अदरवाइज स्टूडेंट का तो यही मत है कि कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कौन रिकॉल करता है इतने सारे कमेटी में, और इतनी पुरानी कमेटी कोई करंट अफेयर से तो ऐसा पूछा नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं है, करंट अफेयर से पूछा गया है, क्योंकि करंट अफेयर में आरआरबी न्यूज़ में था, क्योंकि आरआरबी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है और गवर्नमेंट इसके को वापस सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है, रीजुविनेट करने की कोशिश कर रही है। प्लस यहाँ तक कि बहुत सारे और भी कमेटी बने हैं बैंकिंग पे, वो ये कह रहे हैं कि आरआरबी को मर्ज कर देना चाहिए स्पॉन्सर बैंक में। क्यों, उसके पीछे का कारण देखिए। कुछ समय पहले टोटल 196 आरआरबीज थे, ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, टोटल 196 आरआरबी थे, और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 49 आरआरबी बच गए हैं। और ये हर साल दर साल ये घटता चला गया है। तो कहीं ना कहीं या तो आरआरबी बंद हो रही है, या फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी स्पॉन्सर बैंक है उसी की ब्रांचेस उस आरआरबी को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कुछ कमेटी का रिकमेंडेशन ये भी है। तो करंट अफेयर को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता था या बन जाता आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए नेशनल पेंशन स्कीम, शॉर्ट में इसे एनपीएस बोलते हैं, करेक्ट। अब एनपीएस कब लॉन्च हुई थी, देखिए एनपीएस 2004 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। किसके लिए लॉन्च हुई थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और आप सभी जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के टाइम पे 2004 से जो भी पेंशन दी जाती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो पेंशन हटा दी गई, ख़त्म कर दी गई, और उसी के जगह पे नेशनल पेंशन स्कीम को लाया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 2004 में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट पूछा है उसने, रेगुलेटेड बाय आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं, ये रेगुलेट नहीं करती है, सेबी भी नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन आंसर है या नहीं सी, ये भी देख लेते हैं। एनपीएस इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, यस ये बात करेक्ट है। इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, यस ये भी बात करेक्ट है, ऑफ इंडिया, ठीक है। टू फैसिलिटेट अ रेगुलर इनकम टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी बात करेक्ट है कि एक फैसिलिटेट करने की कि एक रेगुलर इनकम मिल सके, ये बात भी सही है। लेकिन क्या बात गलत है, गलत है फैसिलिटेटेड टू द इनकम टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बात गलत है, क्योंकि एनपीएस जो है वो 18 से 60 ईयर्स के लोग ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जब ऑल द सिटीजन की बात करी गई है, इसका मतलब बच्चे बूढ़े सभी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ 18 से 60 साल के लोग ही इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एनपीएस 2004 में तो हुआ था सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन बाद में ऑल द सिटीजन के लिए ओपन कर दिया गया था, कब, 2009 में। अब ऑल द सिटीजन, इस पे एज ब्रैकेट उसने दे रखी थी 18 से 60 ईयर्स
की एज ब्रैकेट है वो सारे सिटीजन 2009 के बाद इस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम का, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो या कोई भी हो, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो टीयर 1 और एक टीयर 2 स्कीम है। टीयर 2 जो है वो वॉलेंट्रली है, ठीक है, और ये वॉलेंट्री नहीं है, ये क्या है, परमानेंट है। मतलब एक बार आप परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करा लेंगे, फिक्स्ड हो जाएगी पैसा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये नॉन विड्रॉवल है, आप इसको निकाल नहीं सकते। और ये जो है टीयर 2 में वो विड्रॉवल है कि आप कभी भी चाहेंगे तो अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस स्कीम के अंदर उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटीज़ ऑफ बजट 2022 एंड 2023? क्या इंक्लूड नहीं है? देखिए प्रोडक्टिविटी ये लाइन बाय लाइन उठा करके पूछ दिया गया है बजट का, क्योंकि प्रायोरिटी थी कुछ गवर्नमेंट की बजट की मेन हेडलाइन आप देखेंगे तो प्रायोरिटीज़ में ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। लाइक प्रोडक्टिविटी तो है ही, पीएम गति शक्ति भी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी है, क्या नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। इस बार बहुत बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात तो सरकार शुरू से कर ही रही है, हर बजट में कर रही है। इससे पहले जितने भी बजट थे वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात जरूर सरकार ने की है, लेकिन इस बजट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, ना कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और भी बहुत सारे स्कीम में इंपॉर्टेंट बातें करी गई है। लाइक मैं कुछ बात आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट रेलवे में है, प्लस यहाँ पे पर्वतमाला स्कीम है, पर्वतमाला स्कीम, ये भी रेलवे की स्कीम है, रोपवे है, रेलवे रोपवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पर्वतमाला। और भी एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना, पीएम डिवाइन, ठीक है, डिवाइन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के बारे में बात करी जा रही है, इन्वेस्टमेंट उधर करना है। तो पीएम डिवाइन योजना जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के बारे में बात करती है ये, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ड्रोन, ये सारी बहुत सारी स्कीम्स है। तो एक बार आप बजट को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी आर्टिकल है वो यहाँ पे मैं कट आउट लगा दूंगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द टैक्स जीडीपी रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? ये आपका पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे से। अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो डी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्टली पूछा गया है। देखिए ये यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि 3 से 4 सेगमेंट है जो इकोनॉमिक्स में आपके लिए कंपलसरी, इवन हमेशा से कंपलसरी था। ऐसा नहीं है कि ये इस बार पूछ लिया गया है तो कंपलसरी हो गया, बट ऐसा नहीं था। 2 बातें यहाँ पे अलग हुई है, एक तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में अब जो भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है, किसी सेक्शन को कम दे सकता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे इस बार थोड़ा सा वेटेज कम हो गया। खैर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इवन इंडिया के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ, अगर वो स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे लाइक ये बीपीएससी है बिहार के स्टेट का, तो आपको उस स्टेट की इकोनॉमिक सर्वे पढ़नी है। तीसरा आपको यूनियन बजट तो पढ़ना ही है, और दूसरा जो स्टेट की बजट होती है वो भी पढ़ना है अगर आप जिस स्टेट की एग्ज़ाम को दे रहे हैं। 4 बातें, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम उस साल के अंदर निकाली है, और दूसरा स्टेट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप इतना करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो वो बेसिक और फैक्ट्स पे आधारित पूछेंगे ही, मगर अगर आपने बहुत अच्छी बुक से पढ़ाई करी हुई है, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इवन किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है तो वहाँ से भी बाकी क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 25 क्वेश्चन की एनालिसिस अभी तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ बाकी के सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, और साथ में करंट अफेयर की वीडियो भी रेगुलरली अपलोड होगी। फेस्टिवल है इस वजह से थोड़ा सा करंट अफेयर पे अभी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, अदरवाइज रेगुलर रहेगी, पर डे एक करंट अफेयर तो ज़रूर रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।